हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आज एक बार एक नई क्लास के साथ फिर उपस्थित हैं हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट क्लास 360। आज हम बात करेंगे जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण से, और इसकी ही बात नहीं बल्कि इससे संबंधित जितने भी पर्यावरण से संबंधित प्रश्न हैं उन सभी को आज की क्लास में ही हम ख़त्म करने वाले हैं। आगे देखें, इसमें तो टॉपिक है हमारा जैव विविधता एवं संरक्षण। तो पहले इसमें दे रखा है, सबसे पहले बात करेंगे स्वस्थानीय संरक्षण, यानी स्वस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण में जीवों के उनके प्राकृतिक निवास स्थान पर संरक्षित करना। यानी स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब है कि जीवों को उनके प्राकृतिक निवास स्थान पर संरक्षित करना। जैसे इसमें दे रखा राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव आरक्षित क्षेत्र, पवित्र उपवन एवं झीलें, समुदाय एवं संरक्षण आगार। अब बात करते हैं इसमें वाह्य स्थानीय संरक्षण। अब इसमें जीवों के कृत्रिम तरीके से प्राकृतिक आवासों से हटाकर यानी दूसरी जगह उन्हें संरक्षित करना। तो इसमें देखते हैं वनस्पति उद्यान, जंतु उद्यान, चिड़ियाघर, बीज बैंक यानी और जीन बैंक, नर्सरी, हर्बेरियम और निम्न तापीय संरक्षण। आगे देखें प्रश्न, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता की बात करी है तो शांत घाटी होती है, इसी की केरल स्टेट में है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई के लिए मनाया जाता है। अब 22 जो डेट है वो लगातार हम देखते हैं, इसके लिए याद कर सकते हैं। जैसे 22 मार्च है विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल है विश्व पृथ्वी दिवस, और 22 मई यानी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय की बात करी जाए तो ये चेन्नई में है। चेन्नई 2003 से है। सर्वप्रथम हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो नॉर्मन मायर्स ने किया था। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाली जीव वस्तुओं और वनस्पतियों की प्रजातियों की बहुलता को क्या कहते हैं? तो उसके लिए हम बोलते हैं जैव विविधता। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाली जीव जंतुओं और प्राकृतिक वनस्पतियों की प्रजातियों की बहुलता को क्या कहते हैं? तो हम जैव विविधता बोलते हैं। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो W.G. रंजन 1985 में किया था। W.G. रंजन जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। आगे बात करें तो विश्व समुदायों के समक्ष जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रस्तुत किया, यानी ये एडवर्ड विल्सन 1986 में किया था। एडवर्ड विल्सन ने यानी जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग यानी प्रस्तुत किया था। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और विषुवत रेखीय प्रदेश में पाई जाती है। भारत, अब देखो यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट यही नहीं है, ये पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो आगे बात करेंगे भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट। भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट में पूर्वी हिमालय आता है, पश्चिमी घाट आता है और सुंडालैंड एवं म्यांमार भारत सीमा अपवादिक स्थिति में भारत के हॉटस्पॉट के तहत शामिल किए गए हैं। तो यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो पश्चिमी घाट है, लेकिन प्रश्न यहाँ से पूर्वी घाट से भी बनते हैं। अब नीचे बात विश्व के प्रमुख हॉटस्पॉट। तो विश्व में प्रमुख हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं? तो यहाँ बात करेंगे तो भारत का पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत, कैरिबियाई द्वीप हॉटस्पॉट, और चिली सर्दी वर्षा वन, कैलिफोर्निया फूल वादी प्रांत, अफ्रीका का हॉर्न, ब्राज़ील का अटलांटिक वन, फिलीपींस और मेडागास्कर और हिंद महासागर द्वीप समूह, ये विश्व के प्रमुख हॉटस्पॉट हैं। तो इसमें हमें ये याद कर लेनी है, चिली, कैलिफोर्निया, अफ्रीका और ये सभी इसमें इम्पोर्टेंट हैं। आगे बात करेंगे प्रमुख घाटी। तो दून घाटी उत्तराखंड में है।
मरखा घाटी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में पाई जाती है। तो फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? चमोली उत्तराखंड में। ये कई बार पूछा गया है, फूलों की घाटी। ये पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश में है। लाहौल घाटी ये भी हिमाचल प्रदेश में है। शांत घाटी की बात करें, ये नीचे शांत घाटी है, शांत घाटी, तो ये केरल में है, शांत घाटी केरल। आगे बात करें भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, यानी भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछे जा जाती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये नैनीताल उत्तराखंड में है। दुधवा लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में, लखीमपुर खीरी गिर गुजरात में है। काजीरंगा असम, मानस भी असम में। सुंदरबन की बात की जाए तो ये हमारा पश्चिम बंगाल में है। सारिस्का की बात करिए तो ये राजस्थान में हो। दाचीग्राम जम्मू कश्मीर में। आगे बात करें तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा हमारा मध्य प्रदेश में है। संजय गांधी महाराष्ट्र में। कंचनजंगा सिक्किम और कैंप बेलवे अंडमान एंड निकोबार इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। नागरहोल यानी राजीव गांधी कर्नाटक में है। बालफक्रम ये मेघालय में है। केवल लामजाओ यानी एकमात्र तैरता हुआ ये मणिपुर में है। ये हमारा राष्ट्रीय उद्यान है। केवल लामजाओ यानी मणिपुर में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय। आगे बात करें गल्फ ऑफ मन्नार यानी मरीन राष्ट्रीय पार्क की बात करी जाए तो ये हमारा तमिलनाडु में है। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय पार्क यानी ये तमिलनाडु में। विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये विश्व की बात हो रही है। विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान यानी येलो स्टोन नेशनल पार्क यूएसए 1872 में ये हुआ था, बनाया गया था। ठीक है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में, यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936। नेक्स्ट बात करेंगे पर्यावरणीय प्रदूषण एवं आपदा प्रबंधन, यानी पर्यावरणीय प्रदूषण एवं आपदा प्रबंधन की बात। तो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। देखो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न लगभग हर CTET UPTET या फिर जो भी मुख्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनमें सब में लगभग पूछा ही जाता है। तो ग्रीन हाउस गैसें तो यहाँ से हमें याद कर लेनी है CO2, CH4, N2O, SF6, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी और जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैसों में आती है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। तो यहाँ ये याद रखना है वर्ड, सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो सर्वाधिक उत्तरदायी गैस होती है वो CO2 होती है। ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो ये CO2 है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी राष्ट्र कौन है? तो सबसे अधिक यानी जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है वो सबसे ज़्यादा है चीन, और उसके दूसरे नंबर पर आता है अमेरिका। नेक्स्ट बात करेंगे सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन करता है वो सर्वाधिक चीन करता है। तो यह भी ग्रीन हाउस प्रभाव को सर्वप्रथम पहचाना था। तो ग्रीन हाउस प्रभाव को सर्वप्रथम किसने पहचाना था? तो जीन बैप्टिस्ट जीन बैप्टिस्ट फ्यूरियर, ये ठीक है। आगे बात करेंगे तो जैव निम्नीकरण प्रदूषक हैं। तो जैव निम्नीकरण प्रदूषक कौन कौन से हैं? देखो कागज़ हो गया हमारा, सड़े गले पदार्थ हो गए, सब्जी फल के छिलके, सीवेज, ये आते हैं। जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक जैसे प्लास्टिक हो गया, ये बहुत ही प्रदूषक होता है। पॉलीथीन हो गया, पारा हो गया, DDT हो गया, शीशा हो गया, ये हमारे अनिम्नीकरण प्रदूषक हैं, यानी ये बहुत ज़्यादा हमारा प्रदूषण फैलाते हैं। आगे बात करेंगे हीमोग्लोबिन के साथ सहन रखने वाले प्रदूषक हैं। तो हीमोग्लोबिन के साथ सहन
संलग्नता रखने वाले प्रदूषक कौन कौन से, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी इसे हम CO, इसका फॉर्मूला होता है CO, इसका सूत्र होता है, तो इसके लिए हम याद कर लेंगे, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कोई बहुत ही जहरीली गैस होती है। मात्र 5 या 10 सेकंड के अगर ये व्यक्ति किसी को दे दी जाए या सुंघा दी जाए तो ये मौत भी हो सकती है। स्मोग यानी धुंध बनता है तो धुएं तथा कोहरे से स्मोग और धुंध बन जाता है, यानी स्मोग धुंध बनता है तो धुएं तथा कोहरे से ये बनता है। लंदन में धूम्र दिखाई देता है, लंदन में धूम्र ये दिखाई देता है तो शीतकाल में सुबह के समय दिखाई देता है, शीतकाल में सुबह के समय दिखाई देता है। आइए हरित गैसें के बारे में समझते हैं। तो हरित गैस यानी ग्रीन हाउस गैसें अभी हमने ऊपर पढ़ी थी, तो यहाँ से हम एक फिगर के माध्यम से ये याद कर सकते हैं। तो नंबर इसमें यानी CO2 दे रखा है, मीथेन यानी CH4 दे रखा है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O दे रखा है, जलवाष्प दे रखा है, ओजोन यानी O3 यानी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे देखें ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। अब देखिए ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जैसे इस फिगर में देख सकते हैं हम, देखो सन है, सन से लाइट अर्थ पर आ रही है और अर्थ से फिर सोलर का रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी वापस जा रहा है। और जो आगे देखें ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए प्रोटोकॉल लागू किया गया था। तो कौन सा प्रोटोकॉल था, तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997, क्योटो प्रोटोकॉल 1997। ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए जो प्रोटोकॉल लागू किया गया था, तो प्रोटोकॉल यानी क्योटो प्रोटोकॉल 1997। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है, अम्ल वर्षा का कारण क्या है, तो SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी SO2 और N2O। आगे बात करें तो अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षरित होना क्या कहलाता है, तो स्टोन लेप्रोसी बोला जाता है, स्टोन लेप्रोसी, ठीक है। ताजमहल के पीले होने का कारण क्या है, तो उसका कारण है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। दम घोंटू गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी इसकी बात ऊपर हुई थी, अगर मात्र 10-15 सेकंड के लिए ये उस बंद कमरे में कर दिया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे बात करें कृत्रिम वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो कृत्रिम वर्षा ये बहुत ही एग्जाम में आता है। कृत्रिम वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है तो सिल्वर आयोडाइड यानी AgI, इसका फॉर्मूला होता है AgI, सिल्वर आयोडाइड। शुष्क बर्फ किसके लिए बोलते हैं, तो ठोस CO2 यानी जो गैस हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके लिए ठोस CO2 के लिए हम शुष्क बर्फ। आगे बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र मैनचेस्टर में। विश्व में सर्वाधिक अम्ल वर्षा कहाँ होती है, तो विश्व में सर्वाधिक अम्ल वर्षा की बात करिए तो स्वीडन में होती है। विश्व में सर्वाधिक अम्ल वर्षा ये पहला गलत हो गया, विश्व में सर्वप्रथम अम्ल वर्षा जो हुई थी वो स्वीडन में हुई थी, और विश्व में सर्वाधिक अम्ल वर्षा जो होती है वो नॉर्वे में होती है, नॉर्वे, ठीक है, ये कट गया है थोड़ा, ये नॉर्वे में होती है। आगे बात करेंगे, आगे देखते हैं हम ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। स्थान की बात करें तो ये स्थान भोपाल में हुई थी और इसके लिए भोपाल गैस त्रासदी नाम से जाना जाता है। तो भोपाल गैस त्रासदी ये की जो घटना हुई थी वो 3 दिसंबर 1984 के लिए हुई थी। 3 दिसंबर 1984 इस डेट के लिए हम पक्का बिल्कुल याद करेंगे। किस स्थान पर हुई थी यानी किस प्रदेश में हुई थी, स्थान की बात करेंगे तो ये भोपाल में हुई थी, भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। रिसाव क्या था, यहाँ से ये लीकेज किया हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट, इसका सूत्र होता है CH3NCO, मिथाइल आइसोसाइनेट, इसका रिसाव हुआ था। इतना भीषण रिसाव था कि यहाँ अभी तक इसका प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात, चेरनोबिल परमाणु आपदा की बात करेंगे तो चेरनोबिल परमाणु आपदा यूक्रेन में हुई थी और वर्ष की बात करेंगे तो 1986। रिसाव क्या हुआ था, तो वहाँ यूरेनियम का रिसाव हुआ था, ठीक है। चेरनोबिल
परमाणु आपदा यूक्रेन में 1986। और रिसाव की बात करेंगे तो यहाँ यूरेनियम। नेक्स्ट बात करें प्रमुख प्रदूषक और उनसे उत्पन्न रोग, यानी जो प्रदूषक हैं उनसे उत्पन्न रोग कौन कौन से हो सकते हैं। अब देखो यहाँ सबसे पहले दे रखा है पारा। तो पारा जो है वो प्रदूषक है और पारा की अधिकता से ये मिनी माता रोग हो जाता है। आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक से ब्लैक फुट होता है। फ्लोराइड की बात करें तो नाक में नी संलक्षण जिसे हम बोलते हैं वो हो जाता है। नाइट्रेट की ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आया। आर्सेनिक, ये नाइट्रेट, ब्लू बेबी सिंड्रोम। कैडमियम के इटाई ये भी कई बार परीक्षाओं में आया है। एस्बेस्टस के फेफड़ों का कैंसर। बेंजीन की बात करें तो ल्यूकेमिया का कैंसर हो जाता है। एनिलीन की बात करें तो मूत्रालय में कैंसर। देखो ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये इनके लिए हमें बिल्कुल याद कर लेना है। एक बार फिर से इनका रिवीजन करेंगे, यानी पारा से मिनीमाता, आर्सेनिक से ब्लैकफुट, फ्लोराइड से नॉक-नी संलक्षण और नाइट्रेट की ब्लू बेबी सिंड्रोम। कैडमियम इटाई एस्बेस्टस फेफड़े का कैंसर। बेंजीन ल्यूकेमिया का कैंसर और एनिलीन मूत्राशय का कैंसर। आइए आगे देखते हैं कि वायु प्रदूषण सूचक की बात करें तो ये लाइकेन होता है। वायु प्रदूषण सूचक यानी वायु प्रदूषण में ये सूचक का काम करता है तो लाइकेन। सीवेज प्रदूषण का सूचक किसे बोलते हैं तो ई कोलाई जीवाणु के लिए। ई कोलाई जीवाणु जो होता है वो सीवेज प्रदूषण का सूचक होता है। जल प्रदूषण के सूचक में डायटम होता है। जल प्रदूषण के सूचक में क्या होता है हमारा डायटम होता है। जल प्रदूषण मापने के लिए इकाई, तो जल प्रदूषण मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है तो BOD जिसे बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसकी फुल फॉर्म होती है। कभी कभी फॉर्म के बारे में भी पूछ लिया जाता है। आगे बात करेंगे तो ध्वनि प्रदूषण की बात करें तो मापने की इकाई इसकी डेसिबल होती है, DV जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं। ग्रीन मफलर संबंधित है, तो ये भी बहुत एग्जामों में पूछ गया है। ग्रीन मफलर संबंधित है तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित हो रहा है। WHO के अनुसार ध्वनि प्रदूषण का मानक क्या हो रहा है 45 dB होता है। WHO के अनुसार ध्वनि प्रदूषण का मानक जो मानते हैं, यानी मानक से कम और मानक से अधिक, तो जो मानक है हमारा वो 45 dB होता है। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई थी तो गंगा एक्शन प्लान की जो शुरुआत हुई थी वर्ष 1985 में हुई थी। भारत में मृदा आपदा की कि यहाँ से थोड़ा प्रश्न कट गया है, ये दोबारा से इसमें क्लास में करवा दिया जाएगा। नीचे से देखते हैं नेक्स्ट की बात करेंगे तो जल प्रदूषण नियंत्रण की बात करें तो जल प्रदूषण नियंत्रण में उपयोगी वृक्ष कौन सा है तो जल प्रदूषण नियंत्रण में जलकुंभी होता है। आपने देखा होगा कि तालाब में पूरा का पूरा वो हरे जो थोड़े पान की पत्ती की आकार के जो जलकुंभी होती है उसमें पूरे तालाब में फैली हुई होती है। धूल प्रदूषण की बात करें तो धूल प्रदूषण नियंत्रण में उपयोग कौन सी है तो धूल में सहजन या नीम के पेड़ उपयोगी होते हैं। वायु प्रदूषण की बात करें तो वायु प्रदूषण में ये नियंत्रण करने के लिए बैगन और बोलिया यानी इसमें बोगनवेलिया जो वृक्ष होता है उसके लिए वायु प्रदूषण में ये हमें उपयोगी होता है। ध्वनि प्रदूषण की बात करें तो ध्वनि प्रदूषण में सीता अशोक महत्वपूर्ण होता है जो कि ध्वनि प्रदूषण कम करने में सहायक होता है। आगे बात करेंगे सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को रोकता है। तो देखो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को कौन रोकता है तो ओजोन परत रोकता है। ठीक है, इसके लिए भी हमें याद रखना। ओजोन क्षरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी होती है तो ओजोन क्षरण यानी ओजोन से जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो CFC गैस होती है जो कि रेफ्रिजरेटर या फ्रीज में ये भरी जाती है। आगे बात करेंगे तो ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या आती है तो डोप्सन यूनिट होती है। डोप्सन यूनिट ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या होती है डोप्सन यूनिट होती है। ओजोन संरक्षण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ था तो 16
16 सितंबर 1987 के लिए हुआ था। ओजोन संरक्षण को रोकने के लिए यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ था, तो 16 सितंबर 1987 के लिए हुआ था। आगे बात करेंगे ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर के लिए मनाया जाता है। ये भी कई एग्जामों में पूछा गया है। ओजोन संरक्षण दिवस यानी 16 सितंबर के लिए। ओजोन परत की सर्वाधिक मोटाई ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक मोटाई होती है, जो कि श्रीनगर क्षेत्र से देखी जाती है। ओजोन परत की न्यूनतम मोटाई की बात करें तो वर्षा ऋतु में, न्यूनतम यानी सबसे कम जो मोटाई होगी वो वर्षा ऋतु में यानी त्रिवेंद्रम से ये ली गई है। ओजोन छिद्र की बात करें तो 200 DU से नीचे होता है। ओजोन छिद्र की बात करें तो 200 DU यानी डॉप्सन यूनिट। आगे बात करेंगे ओजोन परत को बचाने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल हुआ था। तो पहले की बात करेंगे तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये ओजोन परत को बचाने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल जो हुआ था वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत की सर्वाधिक नुकसान कहाँ पर होगा? ये दक्षिणी ध्रुव पर होगा। ओजोन परत का सर्वाधिक नुकसान दक्षिणी ध्रुव पर। जल प्रदूषण में O2 की मापक जो होती है वो VOD होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। आगे बात करें अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है, तो अम्ल वर्षा की pH वैल्यू जो होती है वो 5.6 to 6.5 के रेंज के बीच में होती है। अम्ल वर्षा की जो pH वैल्यू होती है वो pH 5.6 to 6.5। नेक्स्ट बात करेंगे जैविक आवर्धन का सबसे अच्छा उदाहरण है, तो DDT ये जैविक आवर्धन का सबसे अच्छा उदाहरण है। आइए इस चार्ट के माध्यम से देखते हैं O3 यानी ओजोन परत यानी समताप मंडल में होती है। ओजोन परत समताप मंडल में। ओजोन परत हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाव करती है। ओजोन परत हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाव करती है। ओजोन परत के क्षरण का जो प्रमुख कारण है वो CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत की मोटाई मापने की जो यूनिट होती है वो डॉप्सन यूनिट होती है। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर के लिए मनाया जाता है। परीक्षा दृष्टि ये पॉइंट दे रखे हैं। तो वायु प्रदूषण की बात करें तो CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन परत क्षरण की बात करें तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अम्ल वर्षा की बात करें तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। भोपाल गैस त्रासदी की बात करें तो CH3NCO यानी मिथाइल आइसोसाइनेट जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें मलेशिया से बचाव के लिए जलाशयों का छिड़काव। जलाशय में छिड़काव जो होती है वो DDT, ठीक है, ये T है लास्ट में, DDT। शैवाल ब्लूम संबंधित है, तो शैवाल ब्लूम संबंधित ये बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो ये सुपोषण होता है। गंगा जल का शुद्ध जल रहता है, गंगा का जल शुद्ध रहता है तो जीवाणु भोजी के कारण जल गंगा का जो जल होता है वो शुद्ध होता है। कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो यहाँ बात करेंगे हाइड्रोजन ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है। आगे बात करेंगे तो ओजोन परत के क्षरण में सर्वप्रथम प्राप्त किया था। ओजोन परत के क्षरण में सर्वप्रथम पता जो किया था वो जोसेफ फोरमैन 1985 इंग्लैंड, ठीक है, ये पर्यावरणविद थे जोसेफ फोरमैन 1985 इंग्लैंड के। आगे बात करेंगे तो गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है, तो मीथेन होता है। गोबर घटक की बात करेंगे तो मीथेन होता है। मीथेन यानी CH4। नेक्स्ट देखेंगे कि आर्सेनिक द्वारा अत्यधिक जल प्रदूषण वाला राज्य कौन सा है। जहाँ सर्वाधिक आर्सेनिक से
जल प्रदूषण होता है तो वो पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल। आर्सेनिक द्वारा, ये हमें याद रखना, आर्सेनिक द्वारा अत्यधिक जल प्रदूषण वाला जो राज्य है वो हमारा पश्चिम बंगाल है। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर कौन कौन से हैं, यानी कम उपयोग करना है, पुनः चक्रण करना है और पुनः उपयोग करना है। तो ये हमारे 3R के रूप में पर्यावरण को बचाने में सहायक होते हैं। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या क्या होता है? जो हम सिगरेट पीते हैं उसमें मुख्य प्रदूषक क्या होता है? तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और C6H6 होता है। नोट देखेंगे, हिमाचल प्रदेश भारत में प्लास्टिकों के उत्पादन और उपयोग में नियंत्रित करने वाला पहला राज्य था। यानी हिमाचल प्रदेश जो है वो भारत में प्लास्टिक के उत्पादन और उपयोग को नियंत्रित करने वाला पहला राज्य था। इस राज्य ने हर प्रकार की पॉलीथीन पैकिंग को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया था। यानी हिमाचल प्रदेश में पूर्णतः जैविक खेती अपनाने वाला भारत का पहला राज्य की बात करेंगे तो पहला राज्य वो है, वो हमारा सिक्किम है, जहाँ पूर्णतः जैविक खाद का उपयोग किया जाता है। यानी वहाँ कोई ये रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे बात करेंगे तो प्रदूषण को कम करने के लिए ऑड और इवन नियम लागू करने वाला शहर कौन सा है? तो प्रदूषण को कम करने के लिए ऑड इवन ये व्हीकल से संबंधित था। लागू करने वाला पहला जो राज्य था वो नई दिल्ली था। ठीक है, आगे बात करेंगे पूरी तरह को प्लास्टिक कचरे से मुक्त शहर, ये कन्नूर यानी केरल का राज्य था। पूरी तरह से प्लास्टिक कचरे से मुक्त शहर कर दिया था, यानी कन्नूर यानी केरल में पड़ता है। आगे बात करेंगे तो सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला रेलवे स्टेशन की बात करें तो गुवाहाटी है, जो कि वहाँ सौर ऊर्जा से पूरा संचालन किया जा रहा है। आगे बात करेंगे दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा। तो दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डे की बात करेंगे तो कोचीन की बात करेंगे तो कोचीन में है, जो कि विश्व का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। नेक्स्ट बात करेंगे तो अपशिष्ट और निस्तारण। अपशिष्ट का निस्तारण जो किस प्रकार से किया जाता है, इसमें देखेंगे कि R1 यानी रिफ्यूज़ यानी मना करना, R2 यानी 4R है इसमें, ये हम देख रहे हैं इसमें 4R। तो 4R को हम अपनाएंगे और कचरा से छुटकारा पाएंगे। तो पहला R क्या है, हमें रिफ्यूज़ करना है, यानी R का मतलब रिफ्यूज़ मना करना है। R2 यानी रिड्यूस करना है, उसके लिए हम इस्तेमाल में भी कम कर सकते हैं। R3 का मतलब है रीयूज़, यानी उसका हम पुनः यूज कर लें। और 4R का मतलब है रिसाइकल, यानी उसका हम रिसाइकल करने, यानी पुनः चक्रण कर सकते हैं। आगे बात करेंगे प्रमुख अनुसंधान एवं संस्थान के बारे में। तो यहाँ से भी प्रश्न कई बनते हैं। पहले बात करेंगे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पर स्थित है, तो इसकी बात करेंगे ये नई दिल्ली में। भारतीय मौसम वेधशाला की बात करें तो ये हमारी पुणे में है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की बात करें तो ये संस्थान कहाँ है, कोलकाता। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संस्थान महाराष्ट्र में है। भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र की बात करेंगे तो ये नई दिल्ली में है। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में है। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान पुणे में, और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान, शुष्क नहीं है, शुष्क है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो ये हमारी जोधपुर में है। आइए बात करते हैं प्रमुख फसल के बारे में हम बात करते हैं। तो फसलों के प्रकार हैं इधर और प्रमुख फसलें इसके सामने दे रखी हैं। तो रबी की फसल, सबसे पहले बात करेंगे हम रबी की फसल। बुआई का जो समय होता है वो अक्टूबर से नवंबर तक होता है। यानी रबी की फसल का जो समय जो होता है वो बुआई का समय जो होता है अक्टूबर नवंबर तक होता है, और कटाई का जो समय होता है वो मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं।
प्रमुख फसलों के बारे में बात करेंगे तो इसमें गेहूँ होता है, जौ होता है, चना होता है, मटर होता है, सरसों होती है, अलसी होती है, मसूर होती है, आलू, बरसीम इत्यादि इसमें होते हैं। आगे बात करेंगे तो खरीफ की फसल। खरीफ की फसल, ये बुवाई का समय की बात की जाए तो इसमें जून और जुलाई होता है, और कटाई की बात की जाए तो ये अक्टूबर से नवंबर में काट ली जाती हैं। यानी खरीफ की जो फसलें जून और जुलाई, ये हमें याद रखना है, जून और जुलाई में ये बोई जाती हैं, और कटाई इनकी कब हो जाती है? अक्टूबर से लेकर के नवंबर के बीच में इनकी कटाई हो जाती है। मुख्य फसलों की बात करेंगे तो मुख्य फसलें हैं। प्रमुख फसलों की बात करेंगे तो यहाँ धान होता है, ज्वार होता है, बाजरा होती है, मक्का होती है, तिल, मूंगफली होती है, कपास होती है, रागी, अरहर, सोयाबीन, ये इसमें मुख्य या प्रमुख फसलें होती हैं। जायद की फसल बात करें, जायद की फसलें तो ये मार्च टू जुलाई, यानी मार्च से लेके जुलाई तक। अब इसमें जायद की फसलें मार्च टू जुलाई, इसमें जो प्रमुख फसलें होती हैं वो तरबूज होता है, खरबूजा होता है, ककड़ी होती है, खीरा, तोरई और हरी सब्जियां इसमें आती हैं। अब बात करेंगे नकदी फसलें। अब नकदी फसलें क्या होती हैं? नकदी फसलें में जैसे गन्ना हो गया हमारा, कपास हो गया, जूट हो गया, चाय हो गया, तिलहन हो गया, तंबाकू हो गया और केला, ये हमारी नकदी फसल होती हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे तो हरित यानी सदाबहार क्रांति का संबंध है। तो हरित या सदाबहार क्रांति का संबंध जो है वो हमारा खाद्यान्न उत्पादन से है। किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। ये भी बहुत बार पूछा गया है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की बात करें तो 1966 से 66-67 दशक माना जाता है। आगे बात करेंगे तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलाग थे। और भारत की बात करें तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन थे हरित क्रांति के जनक। रबी की फसल, यहाँ हम ट्रिक का यूज कर सकते हैं रबी की फसल याद करने के लिए। जैसे हमें फसलों के नाम याद नहीं हो, लेकिन यहाँ हम इस ट्रिक से याद करें। ट्रिक क्या है हमारी कि रबी चना मसाला जोर गरम, यानी चना मसाला जोर गरम। तो रबी से क्या हो जाएगा हमारा? रबी की फसलें। अब चा से हो जाएगा हमारा चना। चा से क्या हो जाए? यानी चना से चना ही है। ठीक है, चना मतलब चना है। माँ से इसमें हो जाएगा मटर, सा से हो जाएगा सरसों, ला से हो जाएगा आलू। यानी हमें ये थोड़ा सा याद करना है। माँ से मटर, सा से सरसों, ला से आलू। और जोर यानी रा से राई हो जाएगा, गा से हमारा गेहूँ हो जाएगा, और माँ से मसूर हो जाएगा। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि रबी चना मसाला जोर, यानी रबी की फसलें हो जाएंगी हमारी। आगे बात करेंगे खरीफ की फसलों की। जो ट्रिक है वो क्या है? खरीफ की फसल इजी ट्रिक हम याद कर सकते हैं इससे। अरे गधे बाजा मत बजा, ये इसमें ट्रिक है। अरे गधे बाजा मत बजा। तो अरे से अरहर हो जाएगी, गा से हो जाएगा इसमें गन्ना हो जाएगा, धा से धान हो जाएगा, बा से बाजरा हो जाएगा, जा से ज्वार हो जाएगा, मा से मक्का हो जाएगा, और ता से तिलहन हो जाएगा। ये हमारा अनयूजेबल है। आगे बात करेंगे जायद की फसलें की जो ट्रिक है। जायद फसल की जो इजी ट्रिक है उसके लिए हम देखेंगे ताऊ खीरा खाकर मरे। तो ये ताऊ खीरा खाकर मर गए, तो इसमें ता से तरबूज हो गया, ऊ से उड़द हो जाएगा, ख से खीरा हो जाएगा, और खीरा भी हो गया और खरबूजा भी हो गया। और खाकर यानी फिर ये यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, हमें याद रखना है, खा से खीरे याद रखना है। ठीक है, यहाँ ये नहीं होगा। खरबूजा खाकर यानी ये हमारा खरबूजा हो जाएगा, का से ककड़ी हो जाएगी, रा से राई हो जाएगी, और मरे यानी माँ से हमारा मूंग हो जाएगा, मूंग। ठीक है, मूंग।
नेक्स्ट बात करेंगे कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस फसल पे पड़ा था? तो हम यहाँ टिक करेंगे, गेहूं की फसल पर हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन के लिए श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, जो कि श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आगे बात करेंगे प्रमुख क्रांतियाँ, प्रमुख रेवोल्यूशन यानी मेन एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। अब हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न से संबंधित है, इसके लिए हमें याद रखना है, ठीक है। हरित क्रांति की बात करें तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति की बात करी है तो अभी मैंने बताया था ऊपर, ये दुग्ध उत्पादन से है। आगे की बात करें तो पीली क्रांति की बात करें तो पीली क्रांति तिलहन से संबंधित होती है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित होती है, तिलहन से। नीली क्रांति की बात करी जाए तो ये मत्स्य उत्पादन से। गुलाबी क्रांति की बात करी जाए तो ये झींगा या प्याज उत्पादन से होती है। लाल क्रांति की बात की जाए तो लाल क्रांति यानी मांस टमाटर उत्पादक से संबंधित होती है। नेक्स्ट बात करेंगे गोल क्रांति। तो गोल क्रांति किससे संबंधित होती है? तो गोल क्रांति आलू से संबंधित होती है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित होती है। स्वर्ण क्रांति फल या बागवानी में वृद्धि। रजत क्रांति की बात करें तो ये रजत क्रांति अंडा या पोल्ट्री उत्पादन में वृद्धि से संबंधित होती है। इंद्रधनुष की बात करी जाए तो कृषि के सभी क्षेत्रों में वृद्धि के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कृषि के सभी क्षेत्रों में वृद्धि के लिए है। काली क्रांति की बात करिए तो बायोडीजल उत्पादन में होती है। बादामी क्रांति की बात करें तो मसाला उत्पादन में। अमृत क्रांति की बात करी जाए तो अमृत क्रांति में नदी जोड़ो परियोजना यानी अमृत क्रांति में नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित थी। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से संबंधित है, बांस उत्पादन से संबंधित है। विभिन्न कृषि विधियाँ, यहाँ हम बात करेंगे विभिन्न कृषि विधियों के बारे में। देखो यहाँ से भी प्रश्न बहुत बनते हैं। अब विटीकल्चर की बात करें तो अंगूर उत्पादन से संबंधित है। विटीकल्चर, पीसीकल्चर मछली पालन की क्रिया से है। सेरीकल्चर की बात करें तो रेशम उत्पादन से है। मोरीकल्चर की बात करें तो रेशम कीट हेतु यानी शहतूत की कृषि करने के लिए होती है। हार्टिकल्चर की बात करें तो हार्टिकल्चर बागवानी से संबंधित होती है यानी बागवानी फसलों का उत्पादन करना। आगे बात करेंगे एपीकल्चर के बारे में। एपीकल्चर जो है वो मधुमक्खी पालन से संबंधित होता है, मधुमक्खी पालन से संबंधित होता है। ओलेरीकल्चर की बात करें तो साग सब्जियों का उत्पादन बढ़ाया जाता है इसमें। बर्मी कल्चर की बात करें तो केंचुओं के उत्पादन से संबंधित होता है बर्मी कल्चर। पोमोलॉजी फलों से संबंधित होता है यानी फल का उत्पादन। फ्लोरिकल्चर फूल से होता है यानी फूल से उत्पादन होती है यानी फ्लोवर या फ्लोरी या फूल हो गया। फ्लोरी यानी फ्लोवर यानी फूल से संबंधित हो गया। पोमो यानी फल से संबंधित होता है। सिल्वीकल्चर की बात करिए तो सल्वर कल्ची वन संबंध से संबंधित होती है सिल्वीकल्चर। ओलेवीकल्चर की बात करें तो ये व्यापारिक स्तर पर जैतून की खेती, ओलेवीकल्चर की बात करें तो व्यापार के स्तर पर जैतून की खेती से संबंधित होती है। यहाँ देखेंगे राज्य क्षेत्र और कृषि का स्थानीय नाम। यहाँ कभी कभी क्या बहुत बार कृषि का स्थानीय नाम भी पूछा गया है। तो यहाँ बात कर लें मणिपुर की, तो मणिपुर में स्थानीय जो कृषि होती है वो क्या बोलते हैं? इसके लिए पामलू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पामलू। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में टिन बोला जाता है स्थानीय कृषि के लिए। आंध्र प्रदेश की बात करें तो पोडू या पेंडा बोला जाता है, पोडू या पेंडा। राजस्थान की बात करें तो बात्रा या बालरे बोला जाता है। मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो दीपा या डहिया या वेनर बोला जाता है। सेम ये छत्तीसगढ़ यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बिल्कुल सेम है, दीपा, डहिया और वेनर। नागालैंड की बात करें, नागालैंड और मिजोरम, देखो यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। झूम हो गए हैं, झूम खेती, झूम या झूमिंग कृषि, ठीक है। यहाँ थोड़ा ये कट गया है। झूम या झूमिंग कृषि नागालैंड या मिजोरम में स्थानीय कृषि का नाम बोला जाता है। विभिन्न फसलें और उनके उत्पादक के बाद जो क्षेत्र हैं उनके बारे में बात करेंगे। विभिन्न फसलों एवं उत्पादक क्षेत्र। खाद्यान्न की बात करें तो चावल कहाँ होता है सर्वाधिक की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार, ठीक है, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब। ये घटते हुए क्रम में यहाँ
यहाँ पर दे रखे हैं। बात करेंगे गेहूँ की, तो गेहूँ पंजाब में सर्वाधिक, पंजाब, उसके बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। गन्ना की बात करें तो गन्ना उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान। दालों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और झारखंड। चाय की बात करें तो चाय असम, यानी असम की चाय। तो असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के पहाड़ी डाल। कपास की बात करें तो कपास महाराष्ट्र में सर्वाधिक, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा इत्यादि। जूट की बात करी जाए तो जूट सर्वाधिक हमारा पश्चिम बंगाल में होता है, उसके बाद असम, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। आइए बात करते हैं हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से यहाँ देख लेते हैं। अभी हमने इसके बारे में पीछे कुछ प्रश्न किए थे। तो वर्ष 1966-67, देखो यहाँ याद रखना, वर्ष 1966-67 में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अच्छे बीज, खाद्य एवं सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग को कृषि उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना था, और इसे ही हम हरित क्रांति बोलते हैं। एक बार फिर पढ़ लेते हैं जिससे कि हमें कुछ रिकॉल हो जाए। ठीक है, रिकॉल करने के लिए अभी पकड़ते हैं। वर्ष 1966-67 में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अच्छे बीज, खाद्य, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना है, और इसे ही हरित क्रांति कहा जाता है। इसके लिए हम हरित क्रांति बोलते हैं। आगे बात करेंगे हरित क्रांति की मुख्य बातों पर। तो इसकी मुख्य बातें क्या क्या थीं, बात करेंगे। अधिक उपज के लिए शोधित हुए बीजों का प्रयोग, गेहूं की उन्नत किस्में जैसे सरबती, सोनारा, कल्याण, सोना, हीरा, ये गेहूं की किस्मों की बात हो रही है। ये सरबती, सोनारा, कल्याण, सोना, हीरा। और धान की किस्मों में जैसे IR 65, जया, पंकज, जमुना, साबरमती, ठीक है, किस्मों का विकास व उपयोग किया गया। आगे बात करेंगे रासायनिक खादों जैसे अमोनियम सल्फेट, यूरिया, सुपर फास्फेट, पोटेशियम सल्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट यानी DAP, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट का विकास व उपयोग किया गया था। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो पहले हमने यूज किया था अधिक वृद्धि के लिए, लेकिन अब इस समय देखा जाए तो इसी से हमें जो नुकसान भी झेलने पड़ रहे हैं। उर्वरक की बात करें तो वे पदार्थ जो मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखते हैं उनके लिए मिलाया जाता है, उन्हें हम खाद्य या उर्वरक कहते हैं। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें हम खाद्य या उर्वरक कहते हैं, जैसे NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंड पोटेशियम। नेक्स्ट बात करें जैविक खाद और रासायनिक खाद उर्वरक। ठीक है, इसकी हम थोड़ा ये देख लेते हैं जैविक खाद और रासायनिक खाद उर्वरक के बारे में। तो जैविक खाद में गोबर की खाद, नीम की खली खाद है, मलमूत्र की खाद, कंपोस्ट खाद है, बर्मी कंपोस्ट है यानी केंचुआ द्वारा तैयार की गई खाद होती है। रासायनिक खाद की या उर्वरक की बात करें, इसमें आता है यूरिया आता है, सुपरफास्ट आता है यानी DAP आती है, ठीक है, DAP यानी डाई अमोनियम फास्फेट, अमोनियम सल्फेट आता है, जिंक सल्फेट आता है इत्यादि। आगे बात करेंगे कि किसान अधिक उपज देने वाले प्राथमिकता, अरे यार